बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में नोट कर लो। बिट वाइज ऑपरेटर जो है 0 1 पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। और बिट वाइज ऑपरेटर पूरे होल पाइथन में इसकी कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। इसका रियल यूज जो होता है वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में होता है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सुने आपने? ट्रैफिक में रोड पे ट्रैफिक लाइट लगा होता है, नंबरिंग चल रहा होता है, तो उस तरह के जो एप्लीकेशंस बनते हैं ना, वहां पे बिट वाइज ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके लिए आप लोग को इसको पढ़ना है। लेकिन इसका यूज कहीं पे आएगा नहीं, है ना। आ रही बात समझ में? तो जहां पे भी हमें 0 1 पे काम करना होता है, बाइनरी नंबर पे काम करना होता है, वहां पे हम बिट वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है। और इंटरव्यू में वही वही चीजें पूछी जाती है जो हाँ यूज नहीं होता किसका, है ना। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिट वाइज ऑपरेटर को ध्यान से समझना है कि ये काम कैसे करता है ना। और इसमें लिख लो कि बिट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। इसको हम बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एम्परसेंड बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इस साइन को हम बोलते हैं पाइप साइन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर। इस सिंबल को हम बोलते हैं कैरेट साइन, और इसको हम बोलते हैं बिट वाइज एक जो और ऑपरेटर। एक जो और ऑपरेटर का फुल फॉर्म लिख लेना, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इसके बाद इसको बोलते हैं बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिट वाइज में आपको इतने ऑपरेटर्स मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो 0 1 पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। ठीक है। अनीता यहाँ तक हो गया? यस सर। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? अब बिट वाइज ऑपरेटर को समझने से पहले आप लोग को लॉजिक गेट समझना होगा। किसने किसने लॉजिक गेट पढ़ा हुआ है? लॉजिक गेट पढ़ा है सबने? सर पढ़ा था लेकिन भूल गया। तो बिना लॉजिक गेट के आप बिट वाइज ऑपरेटर को समझ नहीं सकते कि काम कैसे करता है। तो पहले हम लॉजिक गेट के बारे में देख लेते हैं। तो लिख लो, सबसे पहले एंड लॉजिक गेट हम देखेंगे।
तो एंड का जो लॉजिक गेट होता है, इसमें हमें दो इनपुट देना होता है, एक्स और वाई आपका इनपुट है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो एंड लॉजिक गेट में अगर आपने एक्स में इनपुट फॉल्स दिया, 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स, false, और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। true, तो अगर आपने एक्स में इनपुट फॉल्स दिया और वाई में भी इनपुट फॉल्स दिया, तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। ठीक है। और अगर आपने एक्स में ट्रू दिया और वाई में इनपुट फॉल्स दिया, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड के केस में सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एक भी कंडीशन अगर आपका फॉल्स हुआ तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स false, आएगा। तो अब मान लो एक्स आपका फॉल्स है और वाई आपका ट्रू है, तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही false, आएगा। तो जब तक आपका दोनों ट्रू नहीं होगा, एक्स भी ट्रू है और वाई भी ट्रू है, तब आंसर आपका क्या आएगा? ट्रू। true. तो एंड लॉजिक गेट क्लियर हो गया कि कैसे काम करता है। तो यही चीज आपको याद रखना है। अब इसी के बेस पे बिट वाइज एंड ऑपरेटर आपका काम करता है। तो अभी मैं बिट वाइज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का एग्जांपल जब बताऊंगा, तो वहां पे यही लॉजिक गेट आपका काम करेगा। क्लियर? नोट कर लो। नोट कर लो यहाँ तक। सेम ऐसे ही और का लॉजिक गेट होता है। तो और लॉजिक गेट में आपको क्या करना होगा, कल मैंने बताया था, और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या होगा? ट्रू। True. तो यानी कि यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों ट्रू है तो आंसर तो ट्रू ही होगा। तो एंड लॉजिक गेट और लॉजिक गेट सबको क्लियर हो गया कैसे काम करता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अभी जब हम बिट वाइज और ऑपरेटर यूज करेंगे, तो उसके अंदर यही और लॉजिक गेट आपका परफॉर्म करेगा। आ रही बात समझ में? अब एक जो और लॉजिक गेट लिख लो। एक जो और लॉजिक गेट में क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल ट्रू है तो ट्रू होता है, और इसमें जब दोनों ट्रू होता है ना, तो आंसर फॉल्स हो जाता है। जस्ट और का अपोजिट होता है। ठीक है। तो एक जो और लॉजिक गेट में अगर दोनों ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तीनों लॉजिक गेट आप लोगों को क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। सर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होता है तो इसमें फॉल्स हो जाता है। तो ये सब आप लोग को बस याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नॉट में क्या होता है? 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है। तो नॉट लॉजिक गेट में सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, तो लिख लेना। उसमें 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है नॉट लॉजिक गेट में। तो चारों लॉजिक गेट आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसी लॉजिक गेट के बेस पे हम बिट वाइज ऑपरेटर को हम देखेंगे, इसका एग्जांपल कैसे काम करता है। लॉजिक गेट में कोई डाउट? सर एक बार नोट का क्लियर कर दीजिए। सिंगल इनपुट होता है। नॉट लॉजिक गेट में सिंगल इनपुट होता है, सिंगल आउटपुट होता है।
तो 0 का आपका 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। कल बताया था ना, नॉट ऑपरेटर जस्ट अपोजिट काम करता है। हाँ, ट्रू का फॉल्स बताएगा, फॉल्स का ट्रू बताएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, बिट वाइज एंड और एक जो और कैसे कैसे काम करता है ना। तो अब इसका एग्जांपल ध्यान से समझना। मान लो मैंने ए में 40 ले लिया, कोई भी वैल्यू ले लेना, और बी में मैंने 96 ले लिया। दो अलग अलग वेरिएबल लिया और दोनों में मैंने अलग अलग वैल्यू ले ली। अब इन दोनों वेरिएबल के बीच में मेरे को बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सी इक्वल टू ए एम्परसेंड बी। तो अभी मैंने बोला एम्परसेंड को क्या बोलते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर। अब इन दोनों वेरिएबल के बीच में वो बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। तो बैक में आपका वो लॉजिक गेट काम कर रहा होगा, और करने के बाद सी का जो आउटपुट है कुछ ये आ गया। अब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 32 आया कैसे। तो अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट आपका 32 कैसे आया। इतना क्लियर है? अब इसी ए और बी में मैं बिट वाइज और ऑपरेटर भी परफॉर्म करूंगा। तो और ऑपरेटर के लिए पाइप साइन लगाना होता है ना, और बी करूंगा तो अब इसका जो रिजल्ट है कुछ अलग आएगा, क्योंकि एंड का लॉजिक गेट अलग होता है और का लॉजिक गेट अलग होता है। तो अब इसका सी का जो आउटपुट है वो 104 आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब हमें इसी को देखना है कि जब हमने बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया तो उसका आउटपुट 32 आ रहा है, और बिट वाइज और ऑपरेटर परफॉर्म किया तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। अब इसी में अगर मैं बिट वाइज एक जो और ऑपरेटर परफॉर्म करूं तो इसके लिए कैरेट साइन लगाना होता है। अब इसका आउटपुट कुछ अलग आएगा। तो समझ में आया, तीनों में अलग अलग आउटपुट आ रहा है। तो पहले इसको सारा लिख लो, फिर मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूं कि कैसे इसका आउटपुट 32, 104 और 72 आया। पहले इसको नोट कर लो। तो इस तरह से आपका बिट वाइज ऑपरेटर काम करता है पाइथन में। एक बार ये नोट कर लो सब लोग। तो बिट वाइज ऑपरेटर का कहीं यूज आएगा नहीं पूरे होल पाइथन में, बस इंटरव्यू में पूछते हैं, तो इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। यहां तक सबने नोट कर लिया? अब इसी को मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे ये काम करता है। यहां तक सबका हो गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है ना। तो रियल में अगर हमने देखा कि ए में मैंने 40 दिया था और बी में 96 दिया था, और इन दोनों के बीच में जब मैंने बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया तो मेरा आउटपुट 32 आया। अब ये 32 कैसे आया, तो बैक में वो काम कैसे कर रहा है। तो रियल में अगर हम देखें, तो अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, पढ़ा है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर होता था, बाइनरी नंबर होता था, हेक्साडेसिमल नंबर होता था, ऑक्टल नंबर होता था, है ना।
तो इस होल नंबर को हम इसमें क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं ना नंबर सिस्टम में। तो सिस्टम में बेसिकली वो बैक में कर क्या रहा है, सबसे पहले 40 जो डेसिमल नंबर है उसको उसने पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। तो पहले आपको 40 को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद 96 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे, और देन उसी बाइनरी नंबर के बीच में फिर वो लॉजिक एंड गेट परफॉर्म करता है। तो कैसे कैसे काम करता है देखें हम। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो बाइनरी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। 8 डिजिट का। बाइनरी नंबर कितने डिजिट का होता है, 8 8 डिजिट का। डिजिट का। अब मान लो आपको डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो आप लोग क्या करोगे, गूगल में जाना, और ऑनलाइन कन्वर्टर आता है, तो यहाँ पे गूगल में आप टाइप करना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, है ना। तो जैसे ही डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आप डालोगे आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, जो भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे डाल दो। तो मैंने ए में क्या लिया था, 40 ना। अब मैंने 40 को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्ट किया तो आपका ये आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट को यहां से कॉपी करो और नोटपैड में पेस्ट कर दो। सर ये तो 6 डिजिट ही था। 1 मिनट, सब बता रहा हूँ अभी। तो हमने जब 40 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया तो आपका ये आउटपुट आ गया, और ये कितने डिजिट का है, अभी 6 डिजिट का है। तो जितने डिजिट कम होते हैं उतने जीरो आगे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो ऐड ऑन कर दिए। अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी जीरो ऐड करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाद में अगर करो तो बहुत चेंज हो जाता है। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट। अब सेम ऐसे ही मैं 96 को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूंगा। तो अब अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे 96 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। अब आपका ये बाइनरी नंबर आ गया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जितने डिजिट कम है उतने जीरो मैं स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगी। इतना समझ में आया सबको। तो अभी मैंने क्या किया, 40 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया और 96 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। अब इन्हीं दोनों के बीच में अब जो मैंने अभी लॉजिक गेट आपको बताया था, एंड लॉजिक गेट, यही वाला एक्शन परफॉर्म करूंगा। 0 0 0 होगा, 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो यही वाला मैं बिट वाइज एंड लॉजिक गेट परफॉर्म करूंगा इसके बीच में, है ना। तो इसके बीच में जब आप बिट वाइज एंड लॉजिक गेट अप्लाई करोगे, 0 आएगा, 0 1 0 0 0, यही तो आएगा। 1 1 1 होगा, और 1 0 0 तो होगा। अब जो आपका ये आउटपुट आया बाइनरी में, अब अगर आप इसको डेसिमल में वापस कन्वर्ट करोगे तो आउटपुट 32 ही आना चाहिए। आई बात समझ में। तो अब मैं अगेन क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा इस बाइनरी नंबर को, और यहाँ पे उल्टा कर दूंगा, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, और यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगा। अब जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ आउटपुट 32 ही आना चाहिए। वेरीफाई हो गया कि 32 आया कैसे। तो ये सब चीजें जो मैंने बताया बैक में चल रहा है, जो आपको दिखा नहीं, इसमें तो सीधे सीधे आपको तो आउटपुट बाइनरी तो आपको समझ में आएगा नहीं, सिस्टम तो बाइनरी समझता है, हमें तो डेसिमल में चाहिए ना। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया कि ये 32 आया कैसे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो। अब मैं बताने जा रहा हूँ ये 104 कैसे आया। तो सेम इसी में अब मेरे को ये वाला लॉजिक गेट अप्लाई करना पड़ेगा, और वाला 0 0 0 1 0
1। तो अब इसमें आपका आउटपुट अलग आ जाएगा। समझ में आया सबको कैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? अब जब आप इसको कॉपी करके डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका 104 आना चाहिए। आ रहा है? अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है? अनीता कोई डाउट? नो सर। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सओर कैसे कैसे काम करता है? तो ऐसे आप लोग करके देख लोगे ना, तो एक बार बस आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखना है। इसका पूरे पाइथन में यूज आएगा नहीं, बस अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको कुछ ऐसे बताना है। सर हाँ डीए के इंटरव्यू में पूछते हैं क्या इसको? क्या? डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में पूछते हैं क्या इसको? पाइथन में, पाइथन की जब आपकी इंटरव्यू होगी तो उसमें पूछा जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो बिट वाइज ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन किसी को? अब मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बता दूं कैसे काम करता है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नहीं नहीं, उसके लिए आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मैनुअली सीखोगे, है ना? तो गूगल में चले जाना, यूट्यूब में चले जाना, वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, तो वो पढ़ लेना। समझ गए? वहां पे जब पूछेगा ना आपसे तो पेज पे बना के आपको लिख के देना हो, सिस्टम नहीं देगा। ओके ओके। ठीक है? और पाइथन में और डेटा एनालिसिस में जब सिस्टम टेस्ट भी होता है ना, तो आपको जब सिस्टम देगा ना तो वो गूगल हटा देगा और सॉफ्टवेयर भी हटा देगा, नोटपैड पे प्रोग्राम बना के आपको दिखाना होगा, कोई हेल्प नहीं मिलता। ठीक है? और जब एक बार सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद जो चाहे वो यूज करो। ठीक है? आई बात है में? हाँ हाँ। तो सिस्टम देगा नहीं तो कैसे निकालोगे? आपको जब पूछेगा क्वेश्चन, पेज देगा, पेज पे लिख के बताना होगा आपको सारा, सिस्टम तो देगा ही नहीं है। मोबाइल भी रख लेगा। ठीक है? हाँ, नहीं तो मोबाइल में तो आप चैट जीपीटी ओपन कर लोगे, फटाफट आंसर दे दोगे। ठीक है? तो अभी यहीं पे यही हुआ था। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे ड्यूकेट में एक कंपनी आई थी पाइथन के लिए, कैंपस करवाया था। ठीक है? और रिटन टेस्ट दिया था, सबने मोबाइल से चैट जीपीटी से सारा आंसर कॉपी पेस्ट करके सबका कर दिया, सबका सही हुआ। ठीक है? तो किसी को सेलेक्ट नहीं किया उसने। तो अब से जो कैंपस होगा ना तो मोबाइल आप लोग का रिजर्व कर लिया जाए। जमा हो जाए। अब चैट जीपीटी ओपन करके फटाफट क्वेश्चन डाला, आंसर मिल गया, फटाफट कॉपी पेस्ट किया, हो गया। ठीक है? तो बात समझ में आ गई सबको? तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, पेज पे ही आपको बनाना होगा सारा, तो प्रैक्टिस करके आप लोग को जाना होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को नोटपैड पे बताया था मैंने कि पाइथन का प्रोग्राम नोटपैड पे बना के कैसे रन करना होता है। ठीक है? चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है ना? तो ध्यान से समझना। मान लो मैंने ए में 7 ले लिया। ठीक है? अब मेरे को इसको लेफ्ट शिफ्ट 1 करना है। लेफ्ट शिफ्ट 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, है ना? तो अगर मैं इसमें लेफ्ट शिफ्ट 1 करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसे ही तो लिखना होगा, लेफ्ट शिफ्ट 1। अब जैसे ही मैंने ए में लेफ्ट शिफ्ट 1 किया तो अब आपका ए का जो आउटपुट है वो चेंज हो चुका होगा। अब ये 14 आया। अब ये 14 कैसे आया देखे, लिख लो पहले इसको। अब इसमें भी काम वही कर रहा है, सबसे पहले 7 को वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा होगा, और बाइनरी नंबर में फिर वो 1 शिफ्ट करके फिर बाइनरी नंबर चेंज हो जाएगा, और फिर उस बाइनरी नंबर को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे
तो 49। बात समझ में आई? अब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम कैसे करता है, ध्यान से समझना। ये 7 से 14 कैसे आ गया? तो इसका मैंने एक इमेज दिखाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। एक्स जब 7 था तो उसका जब हमने बाइनरी नंबर निकाला तो ये आया। आ रही बात समझ में? अब जब मैंने इसमें लेफ्ट शिफ्ट 1 किया तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट में उल्टा काम करेगा ना। हाँ, ध्यान से समझना। ये वाली वैल्यू यहाँ 1 बाई 1 ऐसे शिफ्ट करेगा। आ रही बात समझ में? कैसे काम कर रहा है? एक एक वैल्यू वो चेंज होती रहेगी ना, आगे शिफ्ट होती रहेगी। मैंने उल्टा बता दिया क्या? हाँ, देखो कैसे होगा। लेफ्ट शिफ्ट में ऐसे काम करेगा। पहले ये जो लास्ट वाला ये जो 0 है ना, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये गायब हो गया। अब इसकी जगह पे ये वाला 0 शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 किया है। ठीक है, अगर 2 करते हैं या 3 करते हैं तो 3 बार शिफ्ट होगा। तो ये वाला 0 गायब हो गया। अब ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 कहाँ पे आ जाएगा, 1। तो देखो ये वाला जब 1 यहाँ पे आएगा तो ये आ रहा है ना, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो अब जब एक एक शिफ्ट किया आपने, तो अब तो बाइनरी नंबर चेंज हो गया ना आपका। तो इस बाइनरी नंबर का जब आप डेसिमल निकालोगे तो क्या आएगा, 7। और इसका निकालोगे तो क्या आएगा, 14। अब देखो फिर इसी में अगेन फिर 3 लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो 3 बार वैल्यू चेंज होगी। ये वाला वैल्यू गायब हो जाएगा, ये वाला वैल्यू गायब हो जाएगा, ये वाला वैल्यू गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे हो रहा है काम? तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर समझ में आ रहा है आप लोगों को, कैसे कैसे ये 0 1 का बस शिफ्टिंग है। बेसिकली ये 0 1 पे शिफ्ट वाला करने वाला काम है। समझ में आया नहीं आया सबको, कैसे काम कर रहा है? कोई कंफ्यूजन? तो इसको इस पे उतना ज्यादा फोकस वैसे नहीं करना आप लोग को, क्योंकि इसका यूज कहीं आएगा नहीं होल पाइथन में। तो जहां पे भी 0 1 पे आपको काम करना होता है ना, वहां पे इसका रियल यूज होता है। तो पूरे होल पाइथन में आपको बिट वाइज ऑपरेटर कहीं मिलेगा नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया लग गया कि कैसे कैसे इस पे काम कर रहा है। तो बेसिकली जब भी आपको 0 1 पे आपको काम करना हो तो वहां पे बिट वाइज ऑपरेटर यूज करोगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, पीछे आ रहा है सबको समझ में? कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो। हाँ, उसका अलग एक फॉर्मूला होता है, वो आप पढ़ लेना, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। नंबर टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, क्रिटिकल है वो, आप लोग कॉपी पे एक बार पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा आपको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आप लोग पढ़ लेना।
और इस पे इतना ज्यादा आप लोग को फोकस नहीं करना है, बस एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि इंटरव्यू में पूछे तो आप लोग बता पाओ ना। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो लेफ्ट शिफ्ट और ऐसे ही सेम आपका राइट शिफ्ट काम करता है। तो राइट शिफ्ट में कुछ ऐसा होगा, 1 बाई 1 ये एलिमेंट गायब होता जाएगा इधर से, लेफ्ट में इधर से गायब होता है और राइट में इधर से गायब होता है। ठीक है, तो इस पे उतना ज्यादा आप लोग को फोकस नहीं करना, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बिट वाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है 0 1 पे। तो इसके लिए वही है, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, कन्वर्ट आपको आना पड़ेगा। तो अब ऑपरेटर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सारे ऑपरेटर क्लियर हैं सबको? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि जैसे हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ा था, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज और मेंबरशिप और आइडेंटिटी, है ना। अब इसमें से कौन से ऑपरेटर का जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है और किस ऑपरेटर का प्रेफरेंस ऑर्डर लो होता है ना। तो उसका मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है, वो इमेज मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके याद कर लेना। आप लोगों ने इससे पहले बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो ये देखो, पाइथन में जो प्रेफरेंस ऑर्डर है हर ऑपरेटर का ये दिया हुआ है, अच्छे से डिटेल में दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लो। तो एक एक ऑपरेटर के बारे में सब दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारा ऑपरेटर। तो ये आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद रखना होगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये मैं इमेज शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके और इसको एक बार देख लेना। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से ऑपरेटर का प्रेफरेंस ऑर्डर सबसे हाई होता है और कौन से ऑपरेटर का सबसे लो होता है। क्लियर? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो ऑपरेटर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी तक? पूछना है किसी को कुछ? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसके बाद आता है वेरिएबल। तो हेडिंग डालो, वेरिएबल्स होता क्या है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल होता क्या है, अगर वेरिएबल को आपको डिफाइन करना हो एक लाइन में तो कैसे आप डिफाइन करोगे? तो लिख लो कि वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन which contains specific type of data। तो जस्ट वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां पे हम जिस टाइप का डेटा देते हैं उस टाइप का वो डेटा क्या करता है, स्टोर कर लेता है। आई बात समझ में? और वेरिएबल हमेशा ओवरराइट होता रहता है। ठीक है, मान लो अगर आपने ए में 10 दिया, बाद में आपने ए की वैल्यू 20.5 कर दी, तो पहले ए की वैल्यू 10 थी, अब बाद में ए की वैल्यू क्या हो गई 20.5। अब अगर आप ए को डिस्प्ले करते हो तो 10 नहीं आएगा, क्या आएगा? तो हमेशा याद रखना कि वेरिएबल हमेशा लास्ट वाली वैल्यू लेता है, ओवरराइट होता रहता है। अब अगेन मैंने ए की वैल्यू 30 दे दी, तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा ए को तो वो 30 आएगा, 10 और 20.5 ओवरराइट हो चुका होगा। तो पहले ए की वैल्यू 10 थी, फिर दोबारा ओवरराइट होके 20.5 हुई, फिर ओवरराइट होके क्या हुई 30। तो हमेशा याद रखना वेरिएबल लास्ट वाली वैल्यू लेता है, बार बार ओवरराइट होता रहता है। सर जैसे अगर कोई प्रोग्राम बना के वो सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर अगर ए का आंसर समथिंग आ रहा है तो उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ेगा सर फिर? हाँ जी, हमेशा लास्ट वाली वैल्यू लेगा।
इतना समझ में आया सबको? अनीता कोई डाउट? नो सर। अब पाइथन में जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो उस वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। पहला रूल्स लिख लेना कि जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का नेम आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लोग को पाइथन में मैंने बताया था टोटल कीवर्ड कितने होते हैं? 35। तो कीवर्ड के नाम से अगर गलती से अगर आपने वेरिएबल का नाम बना दिया तो सिंटैक्स एरर। तो वेरिएबल का नेम कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। इसके पहले मैंने बहुत सारी लाइब्रेरी पे आप लोग को काम करवाया था। तो वेरिएबल का नाम आप लाइब्रेरी के नाम से नहीं रख सकते। मैथ लाइब्रेरी बताया था, सिस बताया था, ओएस बताया था, रैंडम बताया था, बहुत सारे लाइब्रेरी बताया था। तो कभी भी आप वेरिएबल का नाम लाइब्रेरी के नाम से नहीं रख सकते। आ रही बात समझ में सबको? तो लिख लेना कि वेरिएबल का नाम कीवर्ड या लाइब्रेरी के नाम से नहीं हो सकता। समझ में आया सबको? और देखो, पाइथन में जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का नाम नंबर या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर गलती से आपने वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट कर दिया तो सिंटैक्स एरर। तो वेरिएबल नेम अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम आएगी। तो पाइथन में जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का नेम नंबर या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर लेता है, अंडरस्कोर को छोड़ के और कोई स्पेशल सिंबल नहीं लेगा। यहाँ पे अगर अंडरस्कोर दे दोगे तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो केवल अंडरस्कोर आप दे सकते हो, बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल दोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में चाहे वो बीच में। अगर आपने स्पेशल सिंबल बीच में भी अगर दे दिया तो भी प्रॉब्लम आएगी। अंडरस्कोर दे सकते हो, अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, अल्फाबेट के बाद नंबर आ सकता है, पहले स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। बीच में आएगा कहीं पे भी दो वेरिएबल के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। तो कभी भी वेरिएबल नेम जब बनाना तो उसमें बीच में स्पेस वो नहीं लेगा। बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, स्पेस अलाउड नहीं होता। तो वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। तो ये सब रूल्स रेगुलेशन आपको याद रखना है। अनीता यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है पीछे? सब समझ में आ रहा है सबको? तो वेरिएबल नेम का नेमिंग कन्वेंशन क्लियर है आप लोग को? अब वेरिएबल का नाम आप कैपिटल या स्मॉल दे सकते हो। सारा कैपिटल दे दो या कैपिटल स्मॉल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल का नेम को आप चाहो तो सारा कैपिटल दे दो, सारा स्मॉल दे दो, या कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन दे दो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पाइथन में
जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो कोई डेटा टाइप नहीं देना होता। अगर आपने ए में 10 दिया तो वो इंटीजर हो गया, अगर आपने ए में 20.5 दिया तो फ्लोट हो गया, और अगर आपने ए में 20.5 को डबल सिंगल या डबल कोट में दे दिया तो स्ट्रिंग हो गया। तो डेटा टाइप अपने आप लेता है वैल्यू के अकॉर्डिंग, और ऐसे लैंग्वेज को लूजली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं, स्टार्टिंग में बताया था। तो वेरिएबल के बारे में सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ गया कि वेरिएबल होता क्या है, कैसे बनाते हैं, और उसके नेमिंग कन्वेंशन क्या क्या होते हैं। कमेंट लाइन मैंने बता दिया, कीवर्ड बता दिया, और ऑपरेटर हो गया। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे लिखो। अब आता है आपका डेटा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन में टोटल डेटा टाइप्स कितने होते हैं, है ना? तो लिख लेना, इन पाइथन टोटल 6 डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट। तो पाइथन में टोटल आपको 6 डेटा टाइप मिलेंगे, और इन्हीं को 1 बाय 1 डिटेल में आपको देखना है। तो इसमें पहला जो डेटा टाइप होता है उसको हम नंबर बोलते हैं, दूसरा जो डेटा टाइप होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तीसरा जो डेटा टाइप होता है उसको लिस्ट बोलते हैं, चौथा जो होता है उसको टपल बोलते हैं, पांचवा जो होता है उसको डिक्शनरी बोलते हैं, और छठवां जो होता है उसको सेट बोलते हैं। इतने डेटा टाइप आपको मिलेंगे, और इन्हीं को 1 बाय 1 आपको डिटेल में देखना है, ठीक है? वैसे अगर पाइथन में नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। एक आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, और दूसरा इम्यूटेबल होता है। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप। आ रही बात समझ में? तो म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है चेंजेबल डेटा टाइप। तो इसका मतलब आप ये बताओगे कि जो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, एक बार हमने उसको बनाया, बाद में मैं उसको रन टाइम पे मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए इसको चेंजेबल डेटा टाइप बोला जाता है। और इम्यूटेबल डेटा टाइप को लिख लेना नॉन चेंजेबल। यानी कि एक बार आपने इम्यूटेबल डेटा टाइप अगर आपने बना दिया और उसमें कोई भी वैल्यू अगर आपने दे दी तो पूरे होल प्रोग्राम में वो वैल्यू फिक्स हो जाएगा, उसको बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, और इम्यूटेबल का मतलब नॉन चेंजेबल। जिसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वो म्यूटेबल होगा, और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? इम्यूटेबल। अब आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा कि म्यूटेबल में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो लिख लेना लिस्ट, डिक्शनरी, और जो सेट डेटा टाइप होता है। तो ये तीनों डेटा टाइप
आपके म्यूटेबल होते हैं। मतलब जब हम लिस्ट और डिक्शनरी और सेट बनाना सीखेंगे ना, तो वहां पे मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये म्यूटेबल है। तो एक बार जब हमने लिस्ट बनाएंगे ना, और लिस्ट में जब हम अलग अलग वैल्यू देंगे, तो बाद में मैं उसको मॉडिफाई करके दिखाऊंगा। तो यानी कि लिस्ट को, डिक्शनरी को और सेट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। कर सकते हैं। और इम्यूटेबल में लिख लेना। तो इसका मतलब 3 डेटा टाइप आपके म्यूटेबल होते हैं और बाकी के 3 इम्यूटेबल होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग और टपल। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि नंबर, स्ट्रिंग और टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? और लिस्ट, डिक्शनरी और सेट क्या होता है, म्यूटेबल। म्यूटेबल होता है। यहाँ तक कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अब इन्हीं को 1 बाय 1 हमें डिटेल में देखना है ना? तो अब पहला हेडिंग डालो। हाँ, कोई डाउट? अभी किस सेंस में चेंजेबल होता है, अभी आगे जब बताऊंगा ना लिस्ट और टपल, तब आपको क्लियर होगा। जब हम लिस्ट और टपल बनाना सीखेंगे ना, तब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि लिस्ट म्यूटेबल कैसे है और टपल इम्यूटेबल कैसे। आई बात में? चलो अब पहला हेडिंग डालो, नंबर डेटा टाइप। तो 1 बाय 1 देखें। तो पहले लिखो नंबर डेटा टाइप। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यह सारा समझ में यहाँ तक? तो अभी मैंने बताया कि नंबर डेटा टाइप आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। अब नंबर डेटा टाइप में क्या क्या आता है नोट कर लो। पहला आता है इंटीजर। और इंटीजर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एनी होल नंबर। तो किसी भी वेरिएबल में कोई भी अगर आपने होल नंबर स्टोर कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। मान लो मैंने ए में 10 स्टोर कर दिया, तो आपका ये वेरिएबल क्या हो गया, इंटीजर। इसका जब आप टाइप पता करोगे तो क्या बताएगा, क्लास इंट, है ना? इसके बाद आता है इसमें फ्लोट। तो फ्लोट के बारे में भी मैंने बताया था, एनी डेसिमल नंबर। तो किसी भी वेरिएबल में अगर आपने कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोट। तो आपका नंबर में इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, बुलियन आता है। बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स होता है। और ट्रू में टी कैपिटल होगा, फॉल्स में एफ कैपिटल होगा। तो बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स। कल हमने ट्रू फॉल्स पे काम किया था ना, ऑपरेटर देखा था, है ना? तो हमेशा याद रखना कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। और ट्रू फॉल्स में टी और एफ कैपिटल होगा। स्टार्टिंग में जब मैंने कीवर्ड बताया था, तो जो 35 कीवर्ड होते हैं उसमें 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है, ट्रू, फॉल्स और नन। यहां तक नोट कर लिया? हाँ, बताओ क्या हुआ? अब नेक्स्ट हेडिंग डाल, इसमें लिखो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है क्या किसी ने? क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ, 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो लिख लेना, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों से मिलके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना होता है। जैसे
एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने दे दिया 3+7j, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें 3 रियल पार्ट है और 7 इमेजिनरी पार्ट है। कोई डाउट किसी को? तो नंबर डेटा टाइप में आपका इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, बुलियन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। और एक और आता है नन टाइप। तो अगर आपने किसी वेरिएबल में आपने नन स्टोर कर दिया, नन का एन कैपिटल होगा। अब इसका अगर डेटा टाइप आप पता करोगे टाइप से, तो नन टाइप आएगा। और नन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो नंबर डेटा टाइप में क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें आती हैं। अब इसका प्रैक्टिकल देखें, और इसी के साथ साथ आपको डेटा टाइप के साथ साथ आपको टाइप कास्टिंग भी देखना है। तो टाइप कास्टिंग के बारे में पहले भी मैंने बताया था, इसको टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन नोट कर लेना। फोर्सफुली चेंज वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप आर कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो साथ साथ हमें डेटा टाइप भी पढ़ना है और टाइप कन्वर्जन भी सीखना है। इसके पहले मैंने एक असाइनमेंट करवाया था आप लोग को, नंबर ऑफ डेज, ईयर और मंथ वाला। तो वहां पे हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ी थी ना। अगर टाइप कास्ट ना करते तो प्रॉब्लम आ रही थी। ईयर, मंथ और डेज वाला आउटपुट डेसिमल में आ रहा था, है ना। तो आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हर जगह आपको टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो किसी भी एक डेटा टाइप को फोर्सफुली दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना टाइप कास्टिंग होता है। तो अभी हम सीखेंगे इंटीजर को फ्लोट बनाना, फ्लोट को इंटीजर बनाना, बुलियन को फ्लोट बनाना। किसी को भी हम किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक किसी को। अनीता, आ रहा है समझ में? यस सर। एग्जाम्पल देखें सबका? यहां तक हो गया सबका? यस सर। मान लो ए में मैंने 20.5 स्टोर कर लिया। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा? अब मेरे को फोर्सफुली फ्लोट को इंटीजर बनाना है। तो जब मैं फोर्सफुली फ्लोट को इंटीजर बनाऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 20 आएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया। अब बी को जब डिस्प्ले करूंगा तो 20 आएगा, और बी का टाइप जब मैं पता करूंगा तो इंटीजर आएगा। टीचर है। इस तरह से मैंने फ्लोट को फोर्सफुली इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। नोट कर लो। तो हेडिंग डाल देना, फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन, फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा वैसा आपको टाइप कास्ट करना होगा। अनीता, कोई डाउट? नहीं सर। पीछे आ रहा है सबको समझ में कैसे कैसे टाइप कास्ट किया मैंने? तो इन सब की आगे जरूरत पड़ेगी जब हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे।
यहां तक हो गया सबका। अब हेडिंग डालो इंटीजर टू फ्लोट। अभी हमने फ्लोट टू इंटीजर किया, अब हम क्या करेंगे, इंटीजर टू फ्लोट करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल में 20 ले लिया। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो इंटीजर आएगा। अब मैंने इसको फोर्सफुली फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो 20.0 आएगा, और इसका टाइप क्या आएगा, फ्लोट। तो इजी है इंटीजर को फ्लोट बनाना और फ्लोट को इंटीजर बनाना। लिख लो। तो इस तरह से हम टाइप कास्ट करके किसी भी डेटा टाइप को किसी भी अदर डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वहां पे आपको ऐसा करना होगा। यहां तक सबका हो गया। सर लेकिन जैसे अच्छा फ्लोट में है, ठीक। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके आप लोग को समझना है। अब मैंने क्या किया, बुलियन स्टोर करना है मेरे को। अब मैंने गलती से टी स्मॉल दे दिया, तो सिंटेक्स एरर। हेलो, तो जब भी आपको बुलियन स्टोर करना होगा तो ट्रू का टी कैपिटल होगा और आप फॉल्स फर्स्ट का, वाली फ्लोर की बजाइए ना, फुल बैक साइड फर्स्ट लिखा होगा उस पे। तो देखो थर्ड कैसे। फ्लोर बैक साइड लिखा होगा ना, फर्स्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल में, देखो कलर चेंज हो गया ना। अब मैं इसका टाइप पता करूंगा तो बुलियन आएगा। अब मैं इस बुलियन को मैं चाहूं तो फ्लोट में कन्वर्ट करूं या इंटीजर में कन्वर्ट करूं। तो आप बताओ, इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1.0। अभी तो मैंने बताया था ट्रू का मतलब क्या होता है, 1। तो जब फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो 1.0 ही तो आएगा, और इंटीजर में करोगे तो 1 आएगा। तो मैं दोनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब हेडिंग डाल लेना बुलियन टू फ्लोट या बुलियन टू इंटीजर। तो मैं चाहूं तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूं, चाहूं तो फ्लोट में कन्वर्ट करूं, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने बुलियन को इंटीजर और फ्लोट दोनों में टाइप कास्ट कर दिया। तो ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। हाँ 0 आ जाएगा, फ्लोट में 0.0 और इंटीजर में 0। बात समझ में आई। तो 1 बाई 1 इंटीजर फ्लोट और बुलियन सबको समझ में आया। साथ साथ आपको टाइप कास्ट समझना है अच्छे से। पीछे आ रहा है सबको समझ में। अब मैंने क्या किया, ए में फॉल्स ले लेता हूं। इसका भी अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, और इसको भी मैं फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो जहां जैसी जरूरत हो वैसा आप यूज कर सकते हो। तो इंटीजर फ्लोट और बुलियन तीनों समझ में आ गया आप लोग को, कैसे कैसे बनाना है और कैसे कैसे टाइप कास्ट करना है।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, यहां तक सबका हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अनीता आ रहा है यहाँ तक समझ में? सर ये बुलियन वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। बुलियन में ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो जब आप टाइप कास्ट करोगे तो फ्लोट में करोगे तो वो 0.0 देगा, और इंटीजर में करोगे तो 0 देगा, क्योंकि फॉल्स का मतलब 0 होता है। ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? अनीता, तो जैसे ए में हमने फॉल्स लिया, तो फॉल्स टाइप का ए मतलब अभी तो मैंने बताया था 0 होता है। 0 हो गया। तो फ्लोट में जब कन्वर्ट करोगे तो 0.0 ही तो आएगा। हम्म। और अगर आपने इंटीजर किया तो 0 आएगा। यस सर। और ट्रू किया तो ट्रू में 1 आता है। हम्म। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा। मान लो ए में आपने 7 ले लिया और बी में आपने 3 ले लिया। अब इन दोनों नंबर को कंबाइन करके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए पाइथन में कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन होता है, और इसमें इन दोनों वेरिएबल को क्या करोगे, पास कर दोगे, तो अपने आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। और जब इसका आप टाइप पता करोगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। लिख लो। तो पाइथन में कॉम्प्लेक्स नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंबाइन करके बनता है। अगर आपको रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसमें रियल नाम का एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है, तो ये रियल पार्ट को अलग कर देगा। और अगर आपको इमेजिनरी पार्ट अलग करना है तो IMAG एट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग अलग कर सकते हो। और हमेशा रियल और इमेजिनरी पार्ट फ्लोट में आएगा, इंटीजर नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना समझ में आया कैसे बनाना है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा फ्लोट में ही होता है, बाद में आप उसको टाइप कास्ट करके इंटीजर कर लो। तो लिख लेना, कॉम्प्लेक्स नाम का इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए। अनीता कोई डाउट? वैसे यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स? अब मैं दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। करें? अब जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करना पड़े। आप डायरेक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो बिना कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज किए बिना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप तब यूज करोगे जब आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की वैल्यू को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो, तब तो आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करोगे। और अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो ये मैंने डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोनों का मैं टाइप पता करूंगा तो कॉम्प्लेक्स ही बताएगा।
तो जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप तब यूज करोगे जब आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू हो और दोनों वेरिएबल की वैल्यू को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो। क्लियर? अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। मैंने x प्लस वाई किया तो रियल 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 में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। तो 8 प्लस 3 11 हो गया और 8 प्लस 4 12 हो गया। x माइनस वाई करोगे तो इस तरह से आप दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। बात समझ में आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो, कोई डाउट? और यहाँ पे भी अगर आपको रियल पार्ट को अलग करना है तो रियल दे दोगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है तो ये दे दो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को? तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और कॉम्प्लेक्स चारों आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कैसे बनाना है और कैसे कैसे टाइप कास्ट करना है। तो ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को। तो 3 दिन का टाइम है, इसके पहले जितना भी मैंने ऑपरेटर बताया है और डेटा टाइप बताया है वो सब रिवीजन करके आना है आप लोग को मंडे। चलो आगे देखें, चलो आगे लिखो। अब मान लो मैंने किसी वेरिएबल में नन स्टोर कर दिया, एन कैपिटल होना होगा ना, स्मॉल दे दिए तो सिंटैक्स एरर। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? नन टाइप। लिख लो। अब किसी वेरिएबल में नन हम स्टोर क्यों करते हैं? आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब फंक्शन बनाना बताऊंगा ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वहां पे मैं इसका रियल यूज बताऊंगा कि क्यों करें। और नन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, है ना? यस सर। तो 1 बाय 1 डेटा टाइप सबको समझ में आ रहा है? अब कुछ इंटरव्यू वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहां तक सबका हो गया। अब इंटरव्यू में आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने डबल कोट के अंदर 20.5 को स्टोर कर लिया। अब आप बताओ इसका टाइप मैं पता करूंगा तो क्या आएगा? स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस सर। इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? कर क्योंकि सकते हैं। जब तक मैं इसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक इस स्ट्रिंग का कोई एडवांटेज है? क्योंकि स्ट्रिंग में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो यहाँ पे नंबर तो वो काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा ना आपको। यस सर। तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर। तो अगर मैं इंटीजर में इसको कन्वर्ट करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 20.20। हाँ पॉसिबल है। क्यों? अब जैसे ही मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर पाओ। फ्लोट में तो हो जाएगा क्योंकि वैल्यू आपका डेसिमल है। तो लिख लेना कि स्ट्रिंग में अगर हमने डेसिमल वैल्यू दिया तो कभी भी मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट तो कर सकता हूँ। पहले मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा और बाद में फिर मैं तो उसको इंटीजर में कर सकता हूँ।
तो ये देखो, अगर मैं इसको फ्लोट में करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम कर रहा है प्रॉपर। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना कि स्ट्रिंग में अगर आपने कोई भी डेसिमल वैल्यू दे दिया तो उसको आप फ्लोट में टाइप कास्ट तो कर सकते हो, इंटीजर में नहीं कर सकते। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब अगर आपने स्ट्रिंग में कोई इंटीजर वैल्यू ले लिया तो इंटीजर में प्रॉब्लम नहीं आती। इंटीजर को चाहो तो आप फ्लोट में कन्वर्ट करो, चाहो तो आप इंटीजर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू ले लेता हूं। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो स्ट्रिंग ही तो आएगा। अब इसको मैं चाहूं तो फ्लोट में कन्वर्ट करूं, चाहो तो इंटीजर में करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अनीता, कोई डाउट है? हाँ सर। तो नंबर डेटा टाइप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है और टाइप कास्ट कैसे करना है? ऑपरेटर में डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्ट्रिंग डेटा टाइप। किसी भी वेरिएबल में अगर आपने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड, क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब कैरेक्टर्स में आपका कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। तो ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के लिए कंडीशन ये है कि आपको सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी। तो कोई भी अगर हमने वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने ये दे दिया ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा? तो स्ट्रिंग में आपका कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है। इतना समझ में आया? तो अब मैं कुछ आप लोगों को काम दे रहा हूं जो आप लोगों को पढ़ के आना है। ठीक है, अब स्ट्रिंग में दो चीजें होती हैं जो आप लोगों को थोड़ा पढ़ के आना है। तो जब मंडे मंडे जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दो टॉपिक है। एक टॉपिक है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग।
इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में आपका दो टॉपिक है, एक इंडेक्सिंग और दूसरा स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप लोग को पढ़ के आना है। अब पाइथन में जो इंडेक्सिंग है वो दो तरह का होता है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। बाकी सब लैंग्वेज में ओनली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता था। पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी दे रखा है। और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होता है। तो आपको थोड़ा पढ़ के आना है कि कोई भी मैंने अगर स्ट्रिंग बनाया तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में रैम पे उसकी इंडेक्सिंग वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे ले रहा होगा। ठीक है, तो दो तरह की इंडेक्सिंग आपको पढ़ना है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। और स्लाइसिंग पढ़ना है। स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में डिफरेंस ये है कि इंडेक्सिंग का यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रिंग में से मोर देन 1 कैरेक्टर एक साथ एक्सेस करना है तो वहां पे आप स्लाइसिंग यूज करोगे। जैसे सपोज वेलकम में आपको कम चाहिए, मी चाहिए, वेल चाहिए, तो स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का यूज करके केवल सिंगल कैरेक्टर ही एक्सेस कर सकते हो एट ए टाइम। मान लो सी चाहिए, एल चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, तो अगर आपको कहीं पे भी अगर स्ट्रिंग में से सिंगल कैरेक्टर एक्सेस करने की बात आई तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, इंडेक्सिंग। और मोर देन 1 कैरेक्टर एक्सेस करना होगा तो क्या यूज करोगे, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पाइथन इसी पे बेस्ड है। और ये इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब में कॉमन होता है। अगर आपने स्ट्रिंग में अच्छे से पढ़ लिया तो सेम यही चीज लिस्ट और टपल में रिपीट होगा। और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब आगे चल के पाइथन के बाद डेटा एनालिसिस करोगे, मशीन लर्निंग करोगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बिना इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के आप पाइथन में कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के आपको आना है, ताकि जब मैं मंडे इसी को बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा अच्छे से। और बाकी पीछे जितना मैंने बताया है उसका रिवीजन करके आना है। तो मंडे हम स्ट्रिंग को डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलो मंडे मिलते हैं, बाय।